अच्छा जी, एक चीज जो कल मैं बता रहा था, तो लेकिन एंड पे चूंकि मैं बताई थी तो शायद ज्यादा क्लैरिटी से नहीं बताई मैंने, और बच्चे भी नहीं थे, तो मैंने कहा अब यहाँ पर जरा आपको डिफरेंस बता दूं। क्या हमने कल ट्रेड बैरियर्स पढ़े थे, जिसे प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था इम्पोर्ट टैरिफ। और ऑफ कोर्स ये टैरिफ को ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है ना, इम्पोर्ट टैरिफ। और कल मैंने जाते जाते एक चूंकि पूछा था वीरा ने, एक्सपोर्ट सब्सिडी। क्लास आपने कब की शुरू की हुई है? जी क्लास अभी शुरू हुई है। अच्छा ये देख रहे हैं, बिल्कुल अभी हुई है। अच्छा, ये दो चीजें ना मैंने कल बताई थी, मैंने कहा जल्दी से इसको रिपीट करके तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर को खत्म करते हैं आज। अच्छा, फिर एक्सचेंज रेट का एक खाली रहते का टॉपिक वो हम कल खत्म कर देंगे और सिलेबस खत्म। और फिर हम जल्दी से सेक्शन ए को भी एड्रेस करेंगे जो पास पेपर के हैं, फिर हमने पास पेपर ही करने हैं। अच्छा, इंपोर्ट टैरिफ में जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर आपके पास ये डिमांड सप्लाई है, ठीक है, ये आपकी डोमेस्टिक डिमांड है डीडी, ये है आपकी डोमेस्टिक सप्लाई। मतलब इसका क्या है? डोमेस्टिक डिमांड से मतलब है कि लोकल लोग जो डिमांड करते हैं प्रोडक्ट्स, और डोमेस्टिक सप्लाई से मतलब जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं। तो अब मैंने आपको ये भी बताया साथ में कि ये एक यहाँ पर ये वर्ल्ड सप्लाई भी मौजूद है, मतलब दुनिया से भी तो चीजें आ रही है ना, इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट्स। अच्छा, तो अब मैंने बताया कि वो अगर इस प्राइस पे इम्पोर्ट्स बिक रही हैं, ठीक है, इस प्राइस पे, तो अब इस प्राइस के ऊपर अगर आप गौर करो तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो कहाँ आ रही है, वो मैं आपको कल भी मैंने जैसे दिखाया था, वो है ये पॉइंट। इस प्राइस पे आपके लोकल प्रोड्यूसर इससे ज्यादा सप्लाई नहीं करने वाले, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर आपको लोकल प्रोड्यूसर्स चाहिए कि ज्यादा प्रोड्यूस करें तो प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्राइस यहाँ क्यों है, उसकी वजह ये आपके सर ये तो डिसइक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम तो नहीं है। मसला ये है कि इस प्राइस पे इंपोर्ट्स आ रही हैं, जो मैंने वर्ल्ड सप्लाई की लाइन बनाई है। तो अब अगर इस प्राइस पे इंपोर्ट्स आ रही हैं तो लोकल प्रोड्यूसर्स को भी तो प्रोड्यूस करना है ना, तो वो इससे ज्यादा प्राइस तो चार्ज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग इंपोर्ट्स ले लेंगे क्योंकि वो सस्ती है। तो इसलिए उनको भी सप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ इतना ही सप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी जो प्राइस पी है जो हमें नजर आ रही है, या आप कह लो ओपी प्राइस है, तो इस पे डिमांड कितनी है? डिमांड है जनाब इस पे ये, वही ना, आप पी की लाइन को एक्सटेंड करोगे डिमांड तक, तो डिमांड का तो पता चल जाएगा डिमांड कितनी है। ये है डिमांड Q3, डिमांड है ओ Q3। और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो ओ क्यू तक आ रही है बस। अच्छा, इससे ज्यादा वो नहीं सप्लाई करना चाह रहे। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर आ गया एक अदद गैप, ये वाला, ठीक है जी। अब मैं इसको अगर नाम दे दूं कि ये अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये जो गैप है, मतलब ये गैप क्या है कि ये डिमांड स्टिल मौजूद है, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए लोकल प्रोड्यूसर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ओ क्यू तक देंगे। मतलब डिमांड ओ क्यू थ्री तक थी, लोकल प्रोड्यूसर सिर्फ ओ क्यू तक डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बाकी जो ए बी है या क्यू से क्यू थ्री का जो डिफरेंस है, ये अब इंपोर्ट्स के जरिए पूरा होगा। वो लाइन लगी हुई है ना, ये इंपोर्टेड आइटम्स जो वर्ल्ड सप्लाई है, वहां से फिर चीजें लोग लेंगे, ऑफ कोर्स जारी बात है। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट टैरिफ लगाती है। अब टैरिफ का ताल्लुक होता है इंपोर्ट से, तो जारी बात है डोमेस्टिक सप्लाई पे तो टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब टैरिफ एक टैक्स है और ये सप्लाई को शिफ्ट करता है, लेकिन ये डोमेस्टिक सप्लाई को शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि टैरिफ जो है वो इंपोर्ट्स पे लगता है, डोमेस्टिक सप्लाई पे नहीं लगता। हाँ, वैसे अगर आम इनडायरेक्ट टैक्स होता तो फिर डोमेस्टिक सप्लाई शिफ्ट हो सकती थी। बहरहाल हमारा तो मकसद यहाँ क्या है, प्रोटेक्शनिज्म यूज करना, ट्रेड बैरियर लगाना ताकि इंपोर्ट्स कम हो। तो जो वर्ल्ड सप्लाई है ना वो जनाब यहाँ आ गई, WS1 पे, लेफ्ट पे शिफ्ट कर गई ना, ऊपर चली गई।
और वो जो कि टैक्स लगा है तो कीमत ज्यादा हो गई। अब टैरिफ लगने से बाहर, पता है ना आपको, जैसे कस्टम ड्यूटी होती है, बाहर से गाड़ी आ रही है, आप प्राडो मंगवाएंगे, लैंड क्रूजर मंगवाएंगे, तो वो आपको 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ की मिलेगी, क्योंकि ड्यूटी बहुत है। यही है ना। अच्छा तो जी सर। हाँ, अब क्या हुआ जी कि वर्ल्ड सप्लाई तो ऊपर चली गई, अब आप गौर करो, और प्राइस बढ़ गई। तो इस प्राइस बढ़ने से क्या होगा, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो अब इनकरेज होंगे कि चलो यार, प्राइस बढ़ी है तो अपनी सप्लाई भी ज्यादा करो। तो अब आप गौर करो, P1 के ऊपर वो यहां तक सप्लाई करने के लिए तैयार है। यहां तक ही है ना डोमेस्टिक सप्लाई। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो ये आ गया Q1। अब प्रोड्यूसर OQ की जगह पर OQ1 सप्लाई करने के लिए तैयार है। अच्छा, डिमांड कितनी है ये भी देख लें अब हम। P1 पे डिमांड कितनी है, डिमांड है इतनी। डिमांड भी कम हो गई ऑफ कोर्स, क्यों, प्राइस जो बढ़ी है। ठीक है ना। ये देखो ना, डिमांड यहां से यहां चली गई। डिमांड मूवमेंट अलोंग द कर्व हुआ है ना, डिमांड लेफ्ट साइड पे मूव कर गई है क्योंकि कीमत बढ़ी है ऑफ कोर्स। अच्छा, अब डिमांड कितनी है जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये डिमांड है Q2। इसका मतलब है अब जो डिमांड है P1 प्राइस पे वो है OQ2। और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कितनी सप्लाई कर रहे हैं, OQ1। अब इसका मतलब है स्टिल यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कितना, ये जो C पॉइंट है और जो D पॉइंट है, यानी कि ये वाला। ठीक है जी। C और D, या आप कह लो Q1 और Q2 का जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये वो डिमांड का हिस्सा है जो कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स सेटिस्फाई नहीं करने वाले। इसका मतलब है ये फिर आप वर्ल्ड सप्लाई या इंपोर्ट से पूरा करेंगे। तो अब आप वालेकुम गौर करो, सर। बालिस्तान, तो क्या होगा कि इंपोर्ट्स कम हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, पहले आपकी जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो इंपोर्ट्स कितनी पूरी कर रहे थे, Q से लेके Q3 तक। अब जो है टैरिफ लगने के बाद, अब आपकी डोमेस्टिक डिमांड में इंपोर्ट्स का कितना प्रोपोर्शन है जो वो कवर कर रहे हैं, वो सिर्फ है Q1 से Q2। ठीक है। और अच्छा, एक तो हुआ कि इंपोर्ट्स कम हो गई, तो इंपोर्ट्स अब ज्यादा डोमेस्टिक डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर रही। दूसरी तरफ जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे, जो डोमेस्टिक सप्लाई थी, वो पहले कवर कर रही थी OQ, जो डोमेस्टिक डिमांड है उसका OQ कवर कर रही थी। अब वो कवर कर रही है OQ1। इसका मतलब है कि अब जो डोमेस्टिक डिमांड है वो ज्यादा सेटिस्फाई की जा रही है लोकल प्रोडक्शन से, उसको लोकल प्रोड्यूसर सेटिस्फाई कर रहे हैं, डोमेस्टिक सप्लाई से सेटिस्फाई हो रही है, और कम प्रोपोर्शन जो है डिमांड का वो इंपोर्ट से सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये मकसद है इंपोर्ट टैरिफ लगाने का, जो मैंने डायग्राम से भी सर समझा इससे दिया। अगर आप किसी पे इम्पोर्ट टैरिफ लगाते हैं तो वो आप पे भी लगा देते हैं, तो सर आपकी भी तो एक्सपोर्ट कम हो जाती हैं। हाँ, ये हम तो देखा है कि इंपोर्ट टैरिफ से होता क्या है। अगर वो भी लगाएंगे तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है। ये अगर सवाल ऐसा आता है तो आप लिख सकते हो, इसे बोलते हैं रिटेलिएशन, कि आप लगाएंगे तो फिर वो भी लगा देंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी। एनीवे, ये एक अलग टॉपिक है, हमने तो सिर्फ समझना था कि इंपोर्ट टैरिफ क्या है। और कल मैंने जल्दी से समझाया था, बीरा को एक्सपोर्ट सब्सिडी का क्वेश्चन पूछ लिया था, तो मैंने कहा आप लोग नहीं थे, आपको भी जल्दी से बताऊं। वैसे तो अब बीरा भी आ गई है, वो भी देख लेंगी। तो मैं जल्दी से यहाँ पर, एक मिनट, ये भी एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है ये भी प्रोटेक्शनिज्म ही है, यानी कि ये भी ट्रेड बैरियर का काम ही करती है। वो कैसे, ये देखिए, हमारे पास डोमेस्टिक डिमांड है CD और डोमेस्टिक सप्लाई है। ठीक है। अच्छा, और ये हमारे पास वर्ल्ड सप्लाई है, वही जिस तरह पहले बनाई थी हमने। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इंपोर्ट्स कम होती हैं। अच्छा, और इस प्राइस पे इंपोर्ट्स आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स इस पे जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो तो कहते हैं हम इस प्राइस पे इतनी, इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं सप्लाई करेंगे, हमें वारा नहीं खा रहा। ठीक है, हम इतनी सप्लाई करेंगे, प्राइस बढ़ेगी तो ज्यादा बढ़ाएंगे प्रोडक्शन को, वरना नहीं। अच्छा, इसका मतलब है, लेकिन डिमांड कितनी है इस प्राइस पे, वही जो मैंने पहले आपको बात की है अभी, डिमांड है जनाब यहां तक। तो वही चीज ये मैं कहता हूँ OQ3 डिमांड है। मैं यहाँ पर ये O लिख देता हूँ, O। इसका मतलब है OQ3 डिमांड है डोमेस्टिक, सर और WS क्या है बीच में? वर्ल्ड सप्लाई, यानी कि जो इंपोर्ट से सर और आती ये है। DD क्या है, डिमांड? और फिर डोमेस्टिक डिमांड, और DS डोमेस्टिक सप्लाई। अच्छा, ये मैं, आप सुन लेना ना, बाद में भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, तो OQ आपकी डोमेस्टिक सप्लाई कवर कर रही है आपकी डिमांड का कुछ हिस्सा। डिमांड कितनी है OQ3, तो OQ3 में से OQ डोमेस्टिक सप्लाई कवर कर रही है।
सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो वो ऑफ कोर्स हमारे पास एक बीच में हिस्सा रह गया, वही जो मैंने जैसे पहले बात आपको बताई है। कौन से वाला? ये अगर मैं कहता हूँ ए और बी, ये ए और बी का जो गैप है, या जो क्यू और क्यू थ्री है, ये हिस्सा अब इंपोर्ट से सेटिस्फाई किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्ट्स कम हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देती है, वो प्रोड्यूसर्स जो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके दो इम्पैक्ट होंगे, एक इम्पैक्ट तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। दो इम्पैक्ट क्या होंगे? एक इम्पैक्ट ये होगा कि जब एक्सपोर्ट पे सब्सिडी मिलेगी तो एक्सपोर्ट हो जाएंगी सस्ती और इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकेंगी, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। फाइन। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये तो है, लेकिन हम चूंकि ट्रेड बैरियर के तौर पे हम समझना चाह रहे हैं इसको, ये तो होगा जो मैंने बताया। तो ट्रेड बैरियर के तौर पे कैसे काम करेगी? एक्सपोर्ट तो बढ़ गई, ठीक है, उसमें ट्रेड बैरियर तो नहीं आया। ट्रेड बैरियर के तौर पे कैसे एक्ट कर रही है एक्सपोर्ट सब्सिडी, वो मैं बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट सब्सिडी जब दी जाएगी तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो इनकरेज होंगे भाई। वही ना, सब्सिडी से आपको पता है कि सप्लाई राइट पे जाती है। तो आपके डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा देंगे, राइट पे शिफ्ट कर देंगे। हमने पढ़ा, ये माइक्रो में भी ऐसे ही है कि सब्सिडी आने से सप्लाई राइट पे जाती है डोमेस्टिक। अच्छा, वर्ल्ड सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड सप्लाई पे थोड़ी सब्सिडी दे रहे हैं, वो तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को दे रहे हैं ना, तो सप्लाई पे ही फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, अब क्या हुआ जरा गौर करो। अब क्या हुआ, जब सप्लाई बढ़ गई, अब आप उसी प्राइस को देखो, वही वाली प्राइस जो ओपी है। अब ओपी प्राइस पे कितने लोकल प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करने के लिए तैयार हैं? अब वो तैयार हैं जनाब यहां तक सप्लाई करने के लिए, देख रहे हैं आप, यहां तक। इसको मैं कहता हूं लेट्स से OQ1, ठीक है। पहले वो OQ सप्लाई कर रहे थे, अब वो सप्लाई कर रहे हैं OQ1। अच्छा, डिमांड कितनी है? डिमांड उतनी है कितनी? OQ3। लेकिन OQ3 में से सिर्फ OQ पहले डोमेस्टिक सप्लाई से आ रहा था, अब OQ1 तक आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। तो इसका मतलब है अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जो अब इंपोर्ट्स हैं वो कितनी रह गई। अब मैं यहाँ पर एक लेटर और यूज करता हूँ, यहाँ पे एक्स। अब पहले इंपोर्ट्स हो रही थी ए से बी के दरमियान सारा हिस्सा, अब एक्स और बी यानी कि सिर्फ ये हिस्सा जो है ये इंपोर्ट से कवर हो रहा है, बाकी जो सारा का सारा हिस्सा है वो डोमेस्टिक सप्लाई कवर कर रही है। यानी कि आसान लफ्जों में OQ3 डिमांड है प्राइस पी पे, ठीक है, और उसमें से OQ1 डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं, और Q1 और Q3 के दरमियान जो गैप है जो एक्स और बी से शो किया हुआ है वो सिर्फ इंपोर्टेड सप्लाई, जो वर्ल्ड सप्लाई है उससे आ रहा होगा। तो ये भी देखें, इंपोर्ट्स कम सर हो जाएंगी इस सर तरह से। पहले फिर सर पहले इम्पोर्ट कितना करी थी कवर? पहले जो है वो इंपोर्ट कवर कर रही थी ए और बी के दरमियान जो गैप आ रहा है, यानी कि Q और Q3 के दरमियान जो गैप है, अब कवर कर रही है एक्स और बी, या Q1 और Q3 के दरमियान गैप आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये ट्रेड बैरियर है, इंपोर्ट्स कम हो गई ऑटोमेटिकली। तो ये आपको मैंने बताना था। अब हम आगे चलते हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और राइट, अच्छा अब जल्दी से देखते हैं जी। अच्छा, हुआ क्या है कि पहले ना सिलेबस में ना बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ करता था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के ना 3 सेक्शन होते थे, इनफैक्ट होते हैं, लेकिन मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। अब क्या किया उन्होंने कि उन्होंने ये टॉपिक हटा दिए, और अब जिस तरह कि आपको चैप्टर का नाम नजर आ रहा है, करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि उन्होंने जो कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट है उनको सिलेबस से एएस के निकाल दिया। अब वो एएस के सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में पता जरूर होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा ताकि आपको पता तो होना कि कौन सी आइटम करंट अकाउंट में आती है और कौन सी नहीं आती। अच्छा, तो हम अब चलते हैं। अब आपको पता तो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज की, और वो पैसा जो मुल्क में आ रहा है हम उसे एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, जो जा रहा है उसको हम कहते हैं इंपोर्ट्स। अच्छा, लेकिन करंट अकाउंट में हर तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो आपने उल्टा नहीं बोल दिया, जो जा रहा है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। हाँ, अब वही जो जा रहा है वो यही बताना चाह रहा हूँ आपको, तो इसको समझ लो। अगर तो हम चीजों की टर्म्स में बात करते हैं, वो चीजें जो जा रही हैं यानी कि आप सेल कर रहे हैं वो इंपोर्ट है, और वो चीजें जो आप बाय कर रहे हैं और मुल्क में आ रही हैं वो एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन आपने इस तरह से नहीं समझना, आपने समझना है
कि पैसा मुल्क में आ रहा है कि जा रहा है। तो इफ मनी इज फ्लोइंग इनटू द कंट्री, इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट्स। और अगर मनी इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री, तो उसको कहा जाएगा इंपोर्ट्स। अब आप गौर करो, वो चीजें जो मुल्क से बाहर जा रही हैं, पैसा तो भाई मुल्क में आ रहा है ना, तो वो इसीलिए एक्सपोर्ट्स हैं। इसी तरह वो चीजें जो मुल्क में आ रही हैं, पैसा तो बाहर जा रहा है ना, इसीलिए इंपोर्ट्स हैं। समझ आ गई तला साहब? जी सर, जबरदस्त। अच्छा, अब ना करंट अकाउंट को हम समझ लेते हैं जल्दी से। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बात बताऊं, इसमें चार चीजें आती हैं जो करंट अकाउंट में होती हैं, आपके जेहन में होनी चाहिए। उनके अलावा जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी वो करंट अकाउंट में नहीं आती, लेकिन वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है। याद रखेंगे, आप किसी किस्म का कोई कर्जा वगैरह लेते हैं किसी मुल्क से, अगर कर्जे की बात कर रहा हूँ, या आप ना कोई कैपिटल गुड्स बाय कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो ये करंट अकाउंट में नहीं आती, ये कैपिटल अकाउंट में आती है, जो कि सिलेबस में नहीं है। इसी तरह आप किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये आती है फाइनेंशियल अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में ये चीजें नहीं आती। सर मैं ये आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट, सर ये इसमें ये मतलब तो नहीं ना होगा, जैसे अगर नेस्ले एक बाहर की कंपनी है, वो पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्री लगा के प्रोड्यूस करती है। अच्छा, ये देखो, मैं अभी आपको समझा दूं कि मैं आपको ना सीधा समझाता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर आपकी आवाज दूर हो गई है। मेरी बात सर दूर आपकी है आवाज किसी नहीं। का? ठीक है ना? जी जी। सर अच्छा, अभी अब दूर देखिए। है आपकी। नहीं अच्छा, सर, दूर से आ मैं तो रही है। करीब हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक आ गया सर आपकी आपके आवाज पास। दूर से आ रही है। भाई, मैं तो करीब हूँ, मैं क्या करूँ, लैपटॉप के अंदर घुस जाऊँ? आप दूर बैठे हो या आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा? अच्छा, सर करंट अकाउंट, अब आई। उसके बाद दूसरा जी कैपिटल अकाउंट। सर आवाज और दूर से आ रही है। अच्छा, मैं वैसे करीब ही हूँ, तो फिर मैं दूर हो जाता हूँ, शायद आवाज करीब हो जाए। क्या ख्याल है? नहीं सर, अब सही आ रही है। अच्छा। सर अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओके, सर कोई अब बात सही नहीं। आ रही है सर। अच्छा, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, अब ये देखेंगे तीन अकाउंट्स हैं, तो कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जानना क्यों जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि ताकि आपको पता चले कि ये आइटम कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट की हैं, तो ये करंट अकाउंट में नहीं लेकर जानी। तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली आप कह लें कि कैपिटल गुड्स नाम से नजर आ रहा है ना, अगर कैपिटल गुड्स जो है वो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, तो वो यहाँ आएगी। किसी किस्म का कोई लोन है, कैंसिल हो रहा है या ले रहे हैं, वो भी यहाँ आता है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होती है? हर किस्म की इन्वेस्टमेंट, आपने किसी दूसरे मुल्क में अपना कारोबार सेटअप किया हुआ है ऑन योर ओन, या आपने किसी दूसरे मुल्क की कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, दोनों सूरतों में यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, ये तो है कि आपका अपना बिजनेस है, ओन बिजनेस, आपने अपना बिजनेस सेटअप किया बाहर के मुल्क में। इनडायरेक्ट का मतलब है कि आपने शेयर बाय किए, एक कंपनी चल रही है, आपने उसके शेयर बाय कर लिए, दोनों इन्वेस्टमेंट है। सर ही खत्म नहीं हो गया आवाज से बस से। हाँ, वही बता रहा हूँ, ये बता तो रहा हूँ मैं, आगे डिटेल में नहीं बता रहा। ये बताने के लिए कि अगर एमसीक्यूज में आपको, अब ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन अगर एमसीक्यू में आपको ऑप्शन में ये वाले ऑप्शन दिया हो, तो आप कहें अच्छा यार, इंपोर्ट तो है, चलो ऐड कर लो, या एक्सपोर्ट है तो चलो देख लेते हैं, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, तो ये ध्यान में रखना है, किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट में नहीं आती, या कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट या लोन की सेटलमेंट ये नहीं आती। अच्छा, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, अगर मैंने फर्ज किया बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है और मुझे वहां से प्रॉफिट आ रहा है या डिविडेंड आ रहा है, या मैंने किसी दूसरे मुल्क में सेविंग्स की हुई है किसी बैंक में और मुझे वहां से आ रहा है इंटरेस्ट, तो ये करंट अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में हर तरह की इनकम आती है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। यानी कि इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आप जनरेट करोगे वो जरूर आएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब मैं ये आपको बताना इसलिए था ताकि आपको पता चले कि करंट अकाउंट में क्या आता है, ताकि ऐसा कोई ऑप्शन वो दे सकते हैं सर आपको, ऐसा जो आ कोई, रहा है वो तो बता देंगे करंट अकाउंट में क्या आता है। तो भाई बताने लगा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है वो फाइनेंशियल अकाउंट की कोई चीज दे दे, कैपिटल अकाउंट की कोई चीज दे दे, तो आप उनको इंपोर्ट समझ के ऐड कर लो या उसको ट्रीट कर लो, तो मामला खराब हो जाएगा। अच्छा, बातें हैं करंट अकाउंट पे।
करंट अकाउंट में चार चीजें आती हैं। एक है जी गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, आपकी जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं। सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, आपकी कंज्यूमर सर्विसेज आती हैं इसके अंदर। उसके बाद आती है आपके पास प्राइमरी इनकम। अच्छा, ये प्राइमरी इनकम क्या है ये देख लें। ये है आई पी टी, और एक और आ गया, यहाँ लिखता हूं डब्ल्यू। ये चार चीजें हैं प्राइमरी इनकम के अंदर। ये क्या है जी? प्राइमरी इनकम। अच्छा, मैंने कहा था इनकम हर तरह की करंट अकाउंट में आती है। यानी कि अगर आपने किसी दूसरे मुल्क के बैंक में सेव किया हुआ है और वहां से आपको सेविंग तो नहीं आएगी, सेविंग तो वो जाएगी उधर फाइनेंशियल में। जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। आपको मिल रहा है तो एक्सपोर्ट है, ऑफ कोर्स। आप अपने मुल्क में है, सेविंग वहां की भी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफर करती है, तो आपको सेविंग्स आ रही है आपके बैंक में, आपके मुल्क में, तो वो एक्सपोर्ट है, पैसा आ रहा है ना। तो याद रखना है एक्सपोर्ट्स क्रेडिट किए जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट को बढ़ाते हैं। अच्छी बात है। जैसे आप अकाउंटिंग में पढ़ते रहे हो कि इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसी तरह एक्सपोर्ट्स भी एक किस्म की इनकम है, तो वो क्रेडिट होती है। इसी तरह इंपोर्ट जो है जब वो रिकॉर्ड की जाती है तो वो डेबिट होती है करंट अकाउंट में या बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अमाउंट को कम करती है क्योंकि वो डेबिट हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं, तो इसी तरह इंपोर्ट्स भी एक किस्म का एक्सपेंडिचर ही होती है और वो डेबिट हो रही है। अच्छा, ये तो समझ आ गया। अब इंटरेस्ट आ रहा है तो एक्सपोर्ट है, अगर जा रहा है तो इंपोर्ट है। मतलब आपके मुल्क में कोई फॉरेन फॉरेन नेशनल बंदा है और वो उसने यहाँ पर फर्ज किया कि सॉरी आपके मुल्क में नहीं, अपने मुल्क में है लेकिन सेव आपके बैंक में किया हुआ है, तो इंटरेस्ट तो क्योंकि सर हमारा रेट इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो उसने यहाँ पे सेव किया हुआ है। हाँ, तो तो इंटरेस्ट उसको उसके मुल्क में जा रहा है, तो ये इंपोर्ट है हमारे लिए। उसके मुल्क के लिए एक्सपोर्ट है, हमारे लिए इंपोर्ट है। अच्छा, दूसरा एक तो ये हो गया। आगे देख लो पी, अगला पी है प्रॉफिट। ये क्या है? वही, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आता है। मतलब आपने किसी दूसरे मुल्क में अपना को कारोबार सेटअप किया हुआ, अपना खुद कारोबार स्टैब्लिश किया, और वहां आपको प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट आपको मिल रहा है आपके मुल्क में, तो ये आपके लिए एक्सपोर्ट है। और अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी इनकम है, प्रॉफिट। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे डी फॉर डिविडेंड, ये है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फिर की D4 क्या था? डी फॉर डिविडेंड यानी कि आपने किसी दूसरे मुल्क की कंपनी में के शेयर खरीद लिए। सर पी क्या था? भाई, आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर प्रॉफिट, डी फॉर डिविडेंड। अच्छा, अब आपने किसी दूसरे मुल्क की कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं। अब वो हर साल जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो आपको आपका डिविडेंड भी देते हैं, वो आपको मिलता है, आप यहाँ बैठे हुए, तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। और अगर बाहर जाएगा डिविडेंड तो इंपोर्ट कहलाएगा। अच्छा, और लास्ट चीज जो रह गई बट नॉट द लीस्ट, वो है डब्ल्यू। ये डब्ल्यू है वेजेस। यानी कि कोई बंदा, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज देता हूँ ऑनलाइन बैठ के किसी फॉरेन नेशनल को, तो पैसे वो मुझे भेज रहा है क्योंकि मैं उसको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मुझे वेज मिल रही है। तो जैसे तो सर फ्रीलांसिंग हो गया। हाँ, इसको हम ना एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन भी बोलते हैं, पीछे हमने पढ़ा था। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन के वो जो काम कर रहा है उसके बदले में जो पैसे मिल रहे हैं, उसे नौकरी कर रहा है या जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये भी अगर आएगा तो ये रिकॉर्ड होगा, एक्सपोर्ट के तौर पे जाएगा तो इंपोर्ट के तौर पे रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल फ्रीलांसर की जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, और वो वेज यहाँ आएगी और वो पाकिस्तान की करंट अकाउंट के बैलेंस, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी एज एक्सपोर्ट। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया। जो चीजें सर स्मगल होकर आती हैं, सर जो चीजें स्मगल होकर आती हैं वो आती हैं, वो रिकॉर्ड होती हैं कि नहीं वो होती? यही तो बात है, स्मगल होकर आती है तो उनका तो रिकॉर्ड ही नहीं होता। जब रिकॉर्ड ही नहीं होता तो ना उन पे टैक्स लगता है और ना ही वो इनकम कंसिडर की जाती है, क्योंकि वो वैसे ही इलीगल इनकम हो गई और वो रिकॉर्ड में आती भी नहीं। आए तो पकड़े ना जाए लोग, वो नहीं आती। अच्छा, और इसको बोलते हैं, ये जो आप कह रहे हो स्मगल होकर आती है, इसका नाम, इसको कहते हैं ब्लैक मार्केट। एक होती है फॉर्मल इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट के नोटिस में होती है, कारोबार रजिस्टर्ड है, मैं कहीं मुलाजिम हूँ तो मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट के नोटिस में है, ये फॉर्मल इकोनॉमी। गवर्नमेंट को पता है कितनी चीजें बन रही हैं, कितनी इनकम जनरेट हो रही है, वगैरह वगैरह। एक है इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट की रजिस्टर नहीं है लेकिन वो लीगल है। कोई रेडी वाला कारोबार लगा के बैठा हुआ है, किसी ने ठेला लगाया हुआ है, तो वो भी काम कर रहे हैं, जायज है, लीगल है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हुए हुए, गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं है। वो आना चाहिए लेकिन नहीं आता। लेकिन जो आप बात कर रहे हो इसको बोलते हैं ब्लैक इकोनॉमी, यानी कि
ये तो वो इकोनॉमी है जिसमें सारे 2 नंबर काम होते हैं, इलीगल एक्टिविटी। तो ये तो नोटिस में लाना भी चाहे तो वो नहीं लाने देंगे ना। तो अच्छा, अच्छा, अब हमने प्राइमरी इनकम देख ली। प्राइमरी इनकम का मतलब है कि आपने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना, ये डायरेक्ट आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में आपको कोई चीज मिल रही है। आप देखें ना, आप पैसे दे रहे हैं या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की भी है, आपको रिटर्न मिल रहा है, या आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, आपको वेजेस मिल रही हैं। अच्छा, ये जो प्राइमरी इनकम की हमने बात की है ना, इसके बाद एक और आ जाती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इनकम। आगे की ये रह गई ना, क्या? सेकेंडरी। ठीक है जी। सेकेंडरी इनकम क्या है आपने याद है, इसका मतलब है इसमें पैसा तो मिलता है, यानी कि पैसे रिसीव किए जाते हैं, लेकिन उसके एक्सचेंज में कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। आपने याद रखना है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं, अब इमेजिन करो, मैं यहां बैठा हूं और ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा हूं, को फ्री लांसिंग कर रहा हूं, वेज मुझे मिल रही है, ये प्राइमरी इनकम है। लेकिन अगर मैं दूसरे मुल्क में हूं और किसी दूसरे मुल्क के की कंपनी में जॉब करता हूं, तो जो पैसे मिल रहे हैं वो पाकिस्तान थोड़ी आ रहे हैं, वो तो वहीं पर ही है ना। लेकिन मैं उसमें से कुछ पैसे अपनी फैमिली को पाकिस्तान भेज देता हूँ। तो जो पैसा पाकिस्तान आ रहा है, उसके बदले में कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, कोई जवाब में दे रहे हैं? नो। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेमिटेंस। आपने सुना होगा ये वर्ड, रेमिटेंस का, जो बाहर से पैसा आता है जो फैमिलीज को देते हैं। तो ये एक सेकेंडरी इनकम है। इसी तरह, अच्छा, मैं इसको भी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत मेरी हुई है, तो ताकि मुझे आपको बताने में आसानी हो जाए। कटमेंट हो गया ना काफी है, यहाँ बता देता हूँ। गम क्या? सर आवाज दूर से आ रही है। ये अभी आ जाएगी। अच्छा, सेकेंडरी इनकम में क्या आ रहा है जी? एक आ रही है रेमिटेंस। और मैंने आपको बता दिया कि रेमिटेंस जो है ना वो क्या होती है। रेमिटेंस वेज से फर्क क्यों है? क्योंकि वेज में वो बंदा जो कमा रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है, उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जो रेमिटेंस है, ये उन लोगों को मिल रहा है जो डिपेंडेंट है, जो बदले में कुछ नहीं करके दे रहे, उनको सिर्फ पैसा आ रहा है, बस जवाब में वो कुछ नहीं करके दे रहे। तो ये सेकेंडरी इनकम है, रेमिटेंस, ठीक है। इसके बदले में कुछ गुड या सर्विस प्रोड्यूस नहीं की जा रही। इसी ये तरह तो से, फॉरेन फंडिंग होती है। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, अब जैसे आपको कोई फाइनेंशियल एड आ रही है किसी मुल्क से, फाइनेंशियल एड, ठीक है, ये भी इसके बदले में क्या आप दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। लोन की बात नहीं कर रहा, उसके बदले में तो आपको देना पड़ेगा ना, वापस भी करना है। फाइनेंशियल एड आ रही है, तो ये भी सेकेंडरी इनकम में ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब ना जल्दी से आपको मैंने बता दी है चारों, गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम। अच्छा, इसको बाद का अदर इनकम भी बोला जाता है। अच्छा, अब मैं जल्दी से आपको बुक की तरफ आता हूँ ताकि हम जल्दी से इसको कवर कर लें। अच्छा, इसमें एक तो बात ये हुई भी है, ये देखिए, ये आपको बताया उन्होंने, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 अकाउंट होते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, ये बात कर चुके हैं तो मैं नहीं पढ़ रहा। और कंपोनेंट्स कौन सी हैं? ये ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम, ये मैं कवर कर चुका हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो बता दीजिएगा। अच्छा, करंट अकाउंट बैलेंस, ऑफ कोर्स वो डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, आपको पता है। डेफिसिट कब होता है? जब इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा हो। आसान लफ्जों में, ज्यादा पैसा मुल्क से जा रहा है, कम पैसा मुल्क में आ रहा है। और सरप्लस कब होता है? जब ज्यादा पैसा मुल्क में आ रहा होता है और कम पैसा मुल्क से बाहर जा रहा होता है। आसान लफ्जों में, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। और अगर ये बैलेंस हो जाए, जो कि कभी नहीं होता, तो फिर हम कहेंगे कि करंट अकाउंट बैलेंस हो गया। अच्छा, अब इसको ना कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं बजट के साथ, वो नहीं करना। देखो, बजट भी सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है, बैलेंस होता है। करंट अकाउंट भी सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है, बैलेंस्ड होता है। तो आपने समझना है कि बजट का ताल्लुक डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ है, कि गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही है इकोनॉमी के अंदर और जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जबकि करंट अकाउंट का ताल्लुक होता है इंटरनेशनल ट्रेड के साथ, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आउटसाइड द कंट्री, अक्रॉस द बॉर्डर जो चीजें खरीदी बेची जा रही हैं, यानी कि रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री जो है ना, जो जो ट्रेड कर रहे हैं ऑफ द पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज। तो ये कंफ्यूज नहीं होना इसको। अच्छा, अब बैलेंस एंड इम्बैलेंसेस, ये मैंने अभी बताया, डेफिसिट सरप्लस की बात आपको। अच्छा, एक बात अब ये कि क्या जो डेफिसिट है वो हमेशा बुरा होता है
और सरप्लस हमेशा अच्छा होता है। कहने के तो ऐसे ही लगता है कि जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका जो, एक मिनट, हाँ करंट अकाउंट की बात करें ना, तो हम कहते हैं जी करंट अकाउंट बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है ना एक। तो मैं कहता हूँ जी ये अगर सरप्लस है तो लगता है कि अच्छी बात है, और इधर कहता हूँ जी डेफिसिट है तो लगता है कि बुरी बात है। तो ऐसे नहीं है, ये पर्पस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि सरप्लस है, ठीक है, और सरप्लस होने का मतलब ये है कि इंपोर्ट्स ज्यादा नहीं हो रही, मैं यहाँ लिखता हूँ लोअर इंपोर्ट्स, ठीक है, और इसका मतलब है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी लो होगा, लोअर लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों को अच्छी चीजें नहीं मिल रही, क्योंकि जो हर मुल्क हर चीज तो नहीं बना सकता, आपको पता ही है। इसका मतलब है ज्यादा इम्पोर्ट नहीं हो रही है तो लोगों को हाई क्वालिटी के आइटम्स नहीं मिल रही, स्टैंडर्ड लिविंग लो हो जाएगा, ये सरप्लस से आप समझो बात को। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये मैं बता रहा हूँ सरप्लस अच्छा होता है, ये सबको पता है कि सरप्लस अगर अच्छा होता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी सर जब लेकिन बुरा एक्सपोर्ट्स, भी हो सकता है। हाँ मैं बुरे की बात कर रहा हूँ, अच्छे की भी। अच्छा तो आसान है कि सरप्लस अगर होता है तो उससे आपका, जैसे हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट बढ़ता है, अभी आखिरी टॉपिक हमने कल वही पढ़ना है, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होता है सरप्लस होने से, क्योंकि आपकी चीजों की डिमांड ज्यादा है, आप ज्यादा इंपोर्ट्स नहीं खरीद रहे, और आपका जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो आपके लिए इंपोर्टेड आइटम सस्ती हो जाती हैं, और पर्टिकुलरली वो आइटम जो कि एसेंशियल हैं जैसे कि ऑयल हो गया, वो आपको सस्ता पड़ेगा, तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में लोअर प्राइसेस प्रिवेल करेंगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। दूसरी बात, जब आप सरप्लस होता है तो आप ज्यादा इंपोर्ट्स नहीं कर रहे अगर, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज बचता है। और फॉरेन एक्सचेंज क्यों जरूरी होता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है टू बाय इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो आपको जो जरूरी चीजें लेनी है जैसे कि मेडिसिन है या कोई एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं या कोई ऑयल है, तो वो लेने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। नहीं होगा तो पाकिस्तान वाला हाल होगा कि आपको पहले फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ेगी, वो अगर 300 पे जा रही है तो फिर आप क्या होगा, मुल्क में सिर्फ महंगाई आएगी, क्योंकि भाई सर डॉलर नहीं, सर महंगा मुझे होगा। आपकी बात समझ नहीं आई। तो क्या? देखिए, अगर आप, सर आप डिमांड कम हो जाएगी अगर आप किसी कंट्री या करेंसी की डिमांड आपके पास नहीं होगी, तो आप डिमांड करेंगे उसको। नहीं देखो, अगर सरप्लस है ना तो इसका मतलब है सर कि इसी की बात है कि अगर दूसरे मुल्कों की आप चीजें नहीं ले रहे, आपका फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं आएगा। आपको फॉरेन एक्सचेंज अगर लेना तो आपको खरीदना पड़ेगा। अगर वो फॉरेन एक्सचेंज जैसे डॉलर है वो 300 है तो आपको जबरदस्ती उसको खरीदना पड़ेगा। जिसकी वजह से अगर तेल वो महंगा ही बेचेंगे आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपको डॉलर ही महंगा मिला पीछे से, जिसकी वजह से मुल्क में सिर्फ महंगाई आएगी। हाँ जी, तो मैं बिल्कुल, तो मैं वही बताने लगा था। ये देखो, सरप्लस का मतलब है एक्सपोर्ट जो है ना, वो इंपोर्ट से ज्यादा है, उससे आपका एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, और एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो आपके लिए इंपोर्ट्स चीपर हो जाएंगी, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बाय करनी होती हैं, क्योंकि वो आपके मुल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जैसे कि ऑयल मैंने बताया, और चीपर इंपोर्ट्स होंगी तो उससे आपके मुल्क में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, लो इन्फ्लेशन। दूसरी एक और बात, जब आप का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होंगी सर ये तो तो उससे फायदा नहीं है लो इन्फ्लेशन तो। हाँ तो वही बता रहा हूँ ना, ये है सरप्लस का फायदा। ये तो पता ही, मैंने कहा ये भी बता दूं साथ ही। और अच्छा, जब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा है तो आपका क्या होगा जी, एक्सचेंज रेट जो, सॉरी, इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व्स, इंक्रीज इन फॉरेन सर ये भी रिजर्व। बता सकते हैं ना सर कि अगर आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो तो इम्पोर्ट्स चीप हो जाती हैं, तो हो वही सकता है लोग ज्यादा से ज्यादा लेना शुरू कर दें और उसकी वजह से इम्पोर्ट्स फिर बढ़ जाए नेक्स्ट ईयर, बन फ्यूचर में जाके वो बढ़ जाए। हाँ, ये बिल्कुल, ये अभी अब आते हैं, उधर आते हैं। अच्छा, इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व, और फॉरेन रिजर्व भी जब बढ़ते हैं तो किसी भी मुल्क के लिए फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे आपने इंपोर्ट करनी होती है, और पर्टिकुलरली वो इंपोर्ट जो आप प्रोड्यूस ही नहीं करते और आपको चाहिए होती है। अच्छा, ये तो आपको फायदा समझ आता ही, हम अभी एक्सचेंज रेट में भी पढ़ेंगे। तो सरप्लस का नुकसान हम देख रहे थे, इंपोर्ट्स कम है तो इसका मतलब लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं मिल रही, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका सरप्लस चल रहा है तो किसी दूसरे कंट्री का तो डेफिसिट चल रहा होगा ना। ये देखो, जी जी सर। सरप्लस इन योर कंट्री, सर 30 सेकंड रह गए क्लास खत्म होने में, आप दोबारा ज्वाइन कर लें। अभी टाइम है, सरप्लस इन योर कंट्री विल cause a deficit in another country, cause a deficit in another country। कैसे?
और भाई आप दूसरे मुल्क को बेची जा रहे हो, एक्सपोर्ट करते जा रहे हो और उससे इंपोर्ट नहीं ले रहे, तो भाई उसका तो आपका सरप्लस है, उसका डेफिसिट हो जाएगा। तो फिर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा कि भाई सर आप मेरी बात सुने, इसका नुकसान ये भी तो हो सकता है सर। सर सर इसका नुकसान ये भी तो हो सकता है कि अगर आप सारी चीजें एक्सपोर्ट की करी जाएंगे सर, और अगर आपके मुल्क में सर कभी एकदम डिमांड बढ़ जाती है सर, तो आपके गुड्स सर्विसेज नहीं होंगे प्रोवाइड करने के लिए, जिसकी वजह से मुल्क में शॉर्टेजेस। क्या, हाँ बोलो, आवाज कट गई है। सर बात नहीं, रात अच्छा को बोल दोबारा के मान लिया करो। ज्वाइन